आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा छठ पर्व की भी है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की नहाय खाय की परंपरा के साथ शुरुआत हो गई। पटना से दिल्ली तक बड़ी संख्या में श्रद्धालु नदी किनारे घाटों पर उमड़े। इस दौरान उन्होंने पूजा अर्चना की। छठ पूजा को लेकर देश भर में खास तैयारियां की गई हैं। छठ पर्व का पहला दिन नहाय खाय कहलाता है। संतान प्राप्ति और उसकी सुख समृद्धि के लिए इस पर्व में व्रत रखा जाता है। साथ ही मान्यता है कि छठ पर भगवान सूर्य की आराधना करने से स्वास्थ्य लाभ होता है। महापर्व छठ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की और लिखा कि नहाय खाय के पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। साथ ही पीएम ने विशेष रूप से सभी व्रतियों का अभिनंदन किया और सभी पर छठी मैया की कृपा बनी रहने की कामना की। छठ पूजा को लेकर बाजारों में भी रौनक दिख रही है। बिहार सीमा से लगते उत्तर प्रदेश के चंदौली में भी कई महिलाएं बाजारों में जुटी और खरीदारी की। वो सूप और दूसरी जरूरी चीजें खरीदती नजर आईं। छठ पूजा के बीच एक और अच्छी तस्वीर भी दिखाई दी। दरअसल बिहार के मोतिहारी में मानवता की मिसाल पेश की गई। इस दौरान कुछ युवाओं ने जरूरतमंद लोगों को छठ व्रत की पूजन सामग्री बांटी। उन्होंने लोगों को साड़ी, फल, मिठाई और दूसरी चीजें दी। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में अब तक 13 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए। इस यात्रा के लिए अब महज 12 दिन बचे हैं। 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट रात में 9:07 पर बंद हो जाएंगे। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विराट कोहली को उनके 36वें जन्मदिन पर अपने अंदाज में बधाई दी। दरअसल उन्होंने कोहली के बर्थडे के मौके पर ओडिशा के पुरी में समंदर किनारे रेत से उनकी कलाकृति बनाई। इसे तैयार करने में कुछ सैंड आर्ट के छात्रों ने भी मदद की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप चुनाव से पहले मिशिगन में अपनी आखिरी रैली के दौरान डांस करते भी नजर आए। इस दौरान ट्रंप ने वहां के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति में शुमार अब्राहम लिंकन से भी अपनी तुलना कर दी। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर फूड आइटम्स में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग से जुड़ी है। क्या आप जानते हैं कि दूध और दूध से बने उत्पादों जैसे कि मीट और मीट जैसे प्रोडक्ट्स में जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक्स के अवशेष मिलाए जा रहे हैं, जिसे लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। FSSAI को ये कदम सुपर बग्स की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए उठाना पड़ा है। ऐसे में जरूरी है कि फूड आइटम्स में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बाजार में मिलने वाली खाने पीने की चीजों में मिलावट का खतरा बना रहता है। दाल, अनाज, दूध, मसाले, घी से लेकर सब्जी और फल तक कोई भी खाद्य पदार्थ मिलावट से अछूता नहीं है। आज मिलावट का सबसे अधिक दुष्प्रभाव रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली जरूरत की वस्तुओं पर ही पड़ रहा है। लेकिन अब एक नई समस्या खाने पीने की चीजों में एंटीबायोटिक्स के अवशेषों को इस्तेमाल करने को लेकर खड़ी हो गई है, क्योंकि एंटीबायोटिक की ज्यादा मात्रा से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने दूध और दूध से बने उत्पादों, मीट और मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री और अंडों के लिए एंटीबायोटिक्स अवशेषों की सीमा को सख्त कर दिया है। इसका मतलब यह है कि एंटीबायोटिक अवशेषों का इन पदार्थों में मिलाने की जो सीमा तय की गई थी, उसे घटाकर अब और कम कर दिया गया है। इसके साथ ही FSSAI ने अब और ज्यादा दवाओं को खाद्य सुरक्षा नियामक की निगरानी सूची में रख दिया है। FSSAI को ये कदम सुपर बग्स की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए उठाना पड़ा, जो एंटीबायोटिक्स और दूसरी दवाओं के अत्यधिक इस्तेमाल के कारण पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है।
दरअसल एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल से ये बैक्टीरिया खुद की प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, जिसे स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। बताया जाता है कि भारत में एंटी माइक्रोबियल एजेंटों के प्रति बैक्टीरिया या फफूंद के प्रतिरोध की दर भी सबसे अधिक है। इसके अलावा FSSAI ने शहद उत्पादन के दौरान एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक देश भर के अस्पतालों और क्लिनिक के आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों से 99,492 नमूनों का विश्लेषण किया गया है। गेहूं के चोकर, जौ, राई और कॉफी में ओक्राटॉक्सिन A और डीऑक्सीनिविलनॉल रसायनों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया है और एंटीबायोटिक प्रतिरोध में चिंताजनक वृद्धि और सामान्य बैक्टीरिया की संवेदनशीलता में कमी को उजागर किया गया है। हालांकि FSSAI की तरफ से तय की गई संशोधित सीमाएं 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी। रिपोर्ट में कृषि में महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग की ओर भी इशारा किया गया है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि मानव और पशु स्वास्थ्य के लिए आवश्यक एंटीबायोटिक दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत कदम उठाने की जरूरत है। रिपोर्ट के मुताबिक कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एसोसिएशन यानी CPA के कार्यकारी अध्यक्ष जॉर्ज चेरियन ने कहा, अगर इसे कड़ाई से लागू किया जाए तो ये नियम उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित खाद्य उत्पादों को सुनिश्चित करेंगे और एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस से निपटने में भी मदद करेंगे। सुपरबग एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट होता है। वो मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक से हमारे शरीर में जाता है, काफी इन्फेक्शंस कर सकता है, जैसे निमोनिया कर सकता है, यूरिन इन्फेक्शन कर सकता है, टाइफाइड कर सकता है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस कर सकता है। जब वो बैक्टीरिया किसी फूड या फूड पार्टिकल्स में आ जाए और उसकी लेवल बहुत हाई हो तो उसकी चिंता काफी हो जाती है और उसका जो लेवल है उसको टाइटन करने की बात है कि वो लेवल जो है इतना ना हो कि एंटीबायोटिक्स जो है मीट और मीट प्रोडक्ट्स और मिल्क प्रोडक्ट्स में पाई जाए। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि सुपरबग क्या है जिससे निपटने के लिए FSSAI चिंतित है। अमूमन अस्पताल में रहने के दौरान होने वाले संक्रमणों के खिलाफ हमारी लड़ाई में सुपरबग एक कुख्यात खलनायक है। सुपरबग मरीजों, कर्मचारियों और अस्पताल में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए खतरा पैदा करते हैं। बेशक अस्पतालों में सुपरबग का सबसे बड़ा खतरा पहले से ही कमजोर रोगियों के लिए गंभीर बीमारी का जोखिम है। रिपोर्ट के मुताबिक हर साल सुपरबग 2 मिलियन यानी 20 लाख से अधिक लोगों को संक्रमित करते हैं और देश भर में कम से कम 23,000 लोगों की जान लेते हैं। इन आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि सुपरबग कितना घातक है, लिहाजा इससे सतर्क रहने की आवश्यकता है। सुपरबग वायरल संक्रमण है जो बैक्टीरिया के कारण होता है और एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधी होते हैं। इन सुपरबग्स को मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। सुपरबग की प्रॉब्लम काफी है, स्पेशली अगर हम देखें जो हमारा टर्शरी केयर हॉस्पिटल है उसमें अबाउट 20 से 30% मरीज ऐसे होते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंट होते हैं फर्स्ट लाइन थेरेपी में, तो उसमें या तो सेकंड लाइन या मल्टीपल एंटीबायोटिक्स यूज करनी पड़ती है। तो उसको बचने के लिए सबसे पहले तो एंटीबायोटिक अब्यूज ना करें, जब जरूरत है तभी यूज करें। वायरल कंडीशंस जैसे होती है फीवर वगैरह उसमें बिल्कुल नहीं यूज करें। उसकी जो डोज है वो प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे अगर उसको दिन में 2 बार लेना है तो प्रॉपरली 2 बार लीजिए और ड्यूरेशन भी पूरी होनी चाहिए। तो ये सब है तरीके उसको कम करने के लिए। ऐसे में सवाल ये भी है कि सुपरबग से मुकाबला कैसे किया जा सकता है। सुपरबग से निपटने के लिए मरीजों और कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली सामान्य गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखने से होती है, जैसे मरीज के कमरे में ज्यादा छुई जाने वाली सतहें, बिस्तर की रेलिंग और टॉयलेट की सीटें। स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के हाथों, दस्तानों, वर्दी, गाउन से संक्रमण का खतरा रहता है। ऐसे में जरूरी है कि फूड आइटम्स में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। झारखंड में चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन ने जारी की वादों की लिस्ट। घोषणा पत्र में 7 गारंटी, महिलाओं को हर महीने 2500 की सम्मान राशि और 10 लाख रोजगार नौकरियों का वादा। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच तमिलनाडु के तिरुवारूर में विशेष पूजा अर्चना की गई। दरअसल कमला हैरिस के नाना यहाँ के थुलसंड्रापुरम गांव के रहने वाले थे, लिहाजा कमला हैरिस के ननिहाल में उनकी जीत के लिए विशेष पूजा हुई। साथ ही लोगों ने पूरे गांव में उनके चेहरे वाले बड़े बैनर लगाए और पोस्टर भी चिपकाए गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार ने बड़ा बयान दिया। दरअसल उन्होंने बारामती में एक रैली की। इस दौरान शरद पवार ने अपने संबोधन में कहा कि वो अब कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहते। साथ ही पवार ने कहा कि नई पीढ़ी को आगे आना चाहिए, वो अब तक 14 बार चुनाव लड़ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट को मान्यता दे दी। कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया। इस फैसले के बाद ये साफ हो गया कि यूपी के मदरसे सुचारू रूप से चलते रहेंगे और उनकी संचालन प्रक्रिया को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी। छठ पर्व के बीच आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव पटना के सूर्य मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। लालू के साथ यहां उनकी बेटी मीसा भारती भी मौजूद रहीं। वहीं इस मौके पर उनके समर्थक भी बड़ी संख्या में जुटे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट लॉन्च की। इसका नाम लिग्नोसैट है। उसे 6 महीने के लिए ऑर्बिट में तैनात किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं जो मापेंगे कि अंतरिक्ष के वातावरण को लकड़ी कैसे सहन करती है। स्पेस स्टेशन पर तापमान हर 45 मिनट में -100 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता घटता रहता है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कनाडा के ब्रैम्पटन में रविवार को खालिस्तान समर्थकों ने इंसानियत की सारी हदें पार करके हिंदू सभा मंदिर पर अटैक कर दिया। इस हमले से कनाडा में रहने वाला हिंदू समुदाय भड़क गया है और सोमवार को उन्होंने खालिस्तान समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन खालिस्तानियों के साथ साथ ट्रूडो सरकार को सड़कों से संदेश देने के लिए हिंदू समुदाय के लोगों ने मार्च निकाला। वहीं कनाडा में मंदिरों पर हमले को लेकर भारत में गुस्सा है और भारत सरकार ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। लेकिन इस मामले पर जमकर सियासत भी हो रही है। पक्ष और विपक्ष इस पूरी घटना में एक दूसरे को घेरने का मौका तलाश रहे हैं। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें कनाडा के ब्रैम्पटन की हैं। रविवार को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में घुसकर हिंसा करने वाले खालिस्तानियों के खिलाफ कनाडा में रहने वाले हिंदुओं का गुस्सा भड़क गया है। सोमवार की शाम हजारों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोग ब्रैम्पटन की सड़कों पर उतर आए और मंदिर पर हुए हमले का जोरदार विरोध किया। कल तुम्हारे मंदिर पे अटैक हुआ, अगली बार तुम्हारे घरों में होगा। तुम $1 मिलियन के घर का क्या करोगे? लेकिन हंगामा कनाडा में हुआ है, पर असर भारत में भी दिख रहा है। कनाडा में मंदिर पर हुए हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत सरकार का रुख भी सख्त है। खालिस्तान समर्थकों की हरकतों के खिलाफ भारत ने कड़ा एतराज जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्रूडो सरकार को तल्ख लहजे में नसीहत दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, कनाडा में हिंदू मंदिर पर जानबूझकर किए गए हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं। हमारे राजनयिकों को डराने की कायराना कोशिशें भी उतनी ही निंदनीय हैं। हिंसा के ऐसे कृत्य भारत के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकते। हम कनाडा सरकार से न्याय सुनिश्चित करने और कानून का राज कायम करने की उम्मीद करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हिंदू मंदिरों पर हुए हमले पर कनाडा सरकार को घेरा है। विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि कनाडा में हिंदू मंदिर पर जो हुआ वो बेहद चिंताजनक है। What happened yesterday at the Hindu temple in Canada was obviously deeply concerning, and you would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. That should, I think, convey to you how deeply we feel about it. मंदिर को टारगेट करने के पीछे कनाडा की सियासत भी जिम्मेदार है।
ट्रूडो सरकार खालिस्तान चरमपंथियों को हंगामा करने की छूट देकर अपनी सियासत साधने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे पर राजनीति हिंदुस्तान में भी हो रही है। पक्ष और विपक्ष इस पूरी घटना में एक दूसरे को घेरने का मौका देख रहा है। मंदिर पर कायराना हमला हुआ खालिस्तानियों द्वारा, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक अपनी बात स्पष्ट तरीके से रख दी है। उन्होंने बताया है कि इस कायराना हमले से भारत डरने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी बताया है कि कनाडा की सरकार को कानून के निज़ाम, रूल ऑफ लॉ के तहत न्याय दिलवाना चाहिए। परंतु दुख की बात यह है कि जो डजन भर ट्वीट गाजा, हमास, हिजबुल्लाह पर करने वाली मंडली है, आज वो मंडली और इंडिया अलायंस की जमात जब हिंदुओं पर कनाडा में हमला होता है तब मौन साध लेती है, जब हिंदुओं पर बांग्लादेश में हमला होता है तब मौन साध लेती है। भाई, गाजा के मुस्लिम के लिए इनके गम के आंसू टपकने से रुकते नहीं हैं और हिंदुओं पर हमले पर ये कुछ बोलते नहीं हैं। जो वहाँ पर मंदिर के ऊपर हमला हुआ उसके लिए तो कनाडा सरकार जिम्मेदार है, और ऐसा नहीं कि अचानक हुआ है। वहाँ ऐसी हालात पैदा हुए हैं, पहले से पैदा हुए, कई महीनों से पैदा हुए हैं। तो ऐसे में वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी होती है कि मंदिर पर हमला न हो, मस्जिद पर न हो, न चर्च पर हो। सेकुलर गवर्नमेंट है तो सेकुलर रिफ्लेक्शन होना भी चाहिए। लेकिन हमारे भी लोग कुछ जा करके वहाँ पर गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे। अरे भाई, कनाडा में आप रह रहे हैं, वहाँ के सिटीजन हैं। योगी जी की बात वहाँ बोलेंगे तो कहाँ तक उचित है। कांग्रेस इस मुद्दे पर बेहद संभल कर बयानबाजी कर रही है। सरकार की निंदा करते हुए कांग्रेस नेता इस बात का भी ध्यान रख रहे हैं कि वो ट्रूडो सरकार के साथ खड़े न दिखें। पीएम साहब ने तो निंदा करी है और अपेक्षा करते हैं कि कनाडा की सरकार इस पर जो लोग दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। परंतु मूलतः बात समझे हो क्यों रहा है, क्योंकि कनाडा सरकार ऐसे सब लोगों को संरक्षण दे रही है जो वहाँ पर इस प्रकार के हरकतें करते हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी कई बार हो चुका है। और ये सिर्फ ये नहीं मंदिरों के ऊपर हो रहा है, वह बाकी सब जगहों पर भी, जहाँ एक जगह सिख दीवान चलता था वहाँ पे भी हुआ। जो कनाडा में हिंदू टेम्पल के ऊपर हमला हुआ, मैं उसकी बहुत निंदा करता हूँ और ये नहीं होना चाहिए। देश की एक संस्कृति है हमारे हिंदुस्तान की, हम लोग एक गुलदस्ता है और हम लोग बाहर रोटी रोजी करने के लिए गए हैं, लेकिन वहाँ जो कुछ जो एलिमेंट, गलत एलिमेंट है, उन्होंने ये काम किया है। और ये मैं समझता हूँ कि ट्रूडो का शरारत है और कनाडा गवर्नमेंट की शरारत है। उन्होंने ये काम इलेक्शन जीतने के लिए कराया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कभी गलत काम के साथ आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये लोकतंत्र है। लेकिन ये कनाडा मतलब हर बार ऐसे काम करने को जा रहा है जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी उनके लिए ये जगह नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान ने हमेशा सबको साथ लेकर और शांति के पथ पे चलने की बात की है। लेकिन इंडिया में कितनी डिस्टर्बेंस वो लोग करते हैं, लेकिन ये कनाडा महसूस नहीं करता। असल में सारी लड़ाई वोट बैंक की है, कनाडा में भी और हिंदुस्तान में भी। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के वोट बैंक के लिए ट्रूडो सरकार उनके सामने नतमस्तक है। ये बात वहाँ रहने वाले दूसरे भारतीय अच्छी तरह समझ गए हैं। इसलिए वहाँ के हिंदू एकजुट होकर कनाडा की राजनीति में असरदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एक साथ सभी सड़क पर उतरे और अपनी ताकत का एहसास कराया। इंतजार अगले साल कनाडा में होने वाले चुनावों का है। अब तक वहाँ की सियासत में खालिस्तान समर्थकों का दबदबा रहा है। हिंदू आबादी इसी दबदबे को तोड़ना चाहती है। कितना असर होता है, इसके लिए इंतजार है अगले साल होने वाले चुनावों का। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। सोमवार को भारी गिरावट के बाद मंगलवार को बाजार में मजबूती देखने को मिली। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 694 अंक उछलकर 79,477 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 218 अंकों पर चढ़ा। ये 24,213 पर पहुंच गया। बैंक, ऑटो और मेटल समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में मजबूती रही।
सोने चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना 200 रुपए ऊपर चढ़ा। इसके साथ ही अब 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 81,300 रुपए हो गई। वहीं चांदी भी 1800 रुपए उछली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 96,700 रुपए पर पहुंच गई। रॉयल एनफील्ड ने अपनी नई इंटरसेप्टर बियर 650 बाइक लॉन्च कर दी। कंपनी ने इसे 5 वेरिएंट्स में बाजार में उतारा है। इसकी शुरुआती कीमत 3 लाख रुपए से ज्यादा है। रॉयल एनफील्ड की ये नई इंटरसेप्टर बियर 650 बाइक कंपनी की 650 प्लेटफॉर्म पर आधारित 5वीं मोटरसाइकिल है। भारतीय बाजार में स्मार्टफोन कंपनियों से कड़े मुकाबले के बीच शाओमी इंडिया के प्रेसिडेंट मुरली कृष्णन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो 6 महीने की गार्डन लीव पर यानी पेरोल पर हैं, लेकिन इस दौरान वो कंपनी में काम पर नहीं आएंगे और न ही किसी कॉम्पिटिटर के यहाँ काम करेंगे। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। गुजरात का जूनागढ़ इन दिनों सैलानियों को खूब लुभा रहा है, चाहे गिरनार की पहाड़ियां हो या फिर यहां का प्राचीन अंबा मंदिर या फिर ऊपरकोट किला। लोग यहां दूर दूर से पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए 4 साल पहले बने रोपवे ने भी इस यात्रा को काफी आसान बना दिया है। कहीं रोपवे का रोमांच है तो कहीं मां अंबे के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें हैं, तो कहीं इतिहास से रूबरू हुआ जा रहा है। तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं, जो इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। यहाँ की प्राचीन अंबाजी मंदिर हो या फिर ऊपरकोट का किला, सैलानियों की भीड़ उमड़ रही है। जूनागढ़ में इसी गिरनार पहाड़ी पर है सदियों पुराना अंबाजी मंदिर। 8वीं शताब्दी के इस मंदिर को देखने और मां अंबे का आशीर्वाद लेने के लिए लोगों की लंबी कतारें हैं। वैसे तो यहाँ सालों भर भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन दिवाली के बाद यहाँ सैलानियों की आवक बढ़ जाती है। लिहाजा इस पीक सीजन में सैलानियों की सुविधा के लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। पीक सीजन है, जैसे आपको मालूम है, दिवाली के बाद लोग सब निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, तो काफी अच्छा सीजन चल रहा है हमारा। तो डेली के 5,000 से लेके 7,000 तक के आसपास हमारे पास प्रवासी आ रहे हैं डेली। मैंने जैसे बताया ये सेंचुरी एरिया है, तो यहाँ पर हम लोग सुबह 7 बजे से लेके शाम को 5:30-6 बजे तक ऑपरेट करते हैं, जब तक डे लाइट आवर्स रहते हैं। तो सेंचुरी एरिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अंधेरे में ऑपरेट नहीं करते। एंड जो लाइन होती है वो लाइन सुबह के टाइम पे ज्यादा रहती है, बट हमने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया हुआ है उनके बैठने के लिए, तो उसमें दिक्कत नहीं आती और बहुत जल्दी 10-15 मिनट में सबका नंबर लग जाता है। 4 साल पहले ही यहाँ लोगों की सुविधा के लिए एशिया का सबसे बड़ा रोपवे बनाया गया, जिससे श्रद्धालुओं को अंबाजी मंदिर तक जाने में सुविधा होती है। साथ ही इस लंबे रोपवे पर सफर करते हुए वे एक रोमांचक यात्रा का भी अनुभव करते हैं। इस रोपवे के जरिए अब श्रद्धालुओं को भवनाथ की तलहटी से गिरनार पर्वत पर अंबाजी मंदिर पहुँचने में महज 7 मिनट लगते हैं। पहले ये दूरी तय करने में 2 से 3 घंटे लगते थे। भाव होता है लेकिन शरीर साथ नहीं देता, लेकिन उनके लिए भी ये बहुत आसान हो गया है। और हमारे जैसे लोग जो बार बार माता जी के दर्शन के लिए आना चाहते हैं, लेकिन शायद वो चढ़ने के डर से या हर साल हम ऐसे थोड़ा हेजिटेट होते थे, अभी वो रोपवे हो गया है तो हम बार बार आ सकते हैं, लाभ ज्यादा ले सकते हैं। और यहाँ पे आके जो रोमांच फील होता है वो किसी वर्ल्ड में किसी हिल स्टेशन से कम नहीं है। वो बहुत सुंदर है। और साथ में माता जी का जो आशीर्वाद मिलता है वो मतलब उसका तो कुछ वर्णन ही नहीं हो सकता शब्दों में। ऐसे राजस्थान से रहते हैं, अहमदाबाद है हम लोग घूमने आए थे, सोमनाथ गए, अभी यहाँ पे गिरनार आए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा है यहाँ पे, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा है। और गिरनार रोपवे का सफर कैसा लगा? रोपवे भी बहुत अच्छा लगा, एकदम मतलब नीचे भीड़ थी, लगा कि बहुत टाइम लगेगा नंबर आने पर, तुरंत आ गया हमारा नंबर भी। और ये है ऊपरकोट किला, जिसे 319 ईसा पूर्व बनवाया था सम्राट चंद्रगुप्त ने, और अब नई पीढ़ी उस किले में देख रही है इतिहास की झलक। जानने समझने की कोशिश कर रही है कि कैसा रहा होगा वो समय और समाज जिसकी छाप किले की दीवारों में झलक रही है। पुराना किला एकदम देखने जैसा है, और यहाँ पे सब पुरानी चीजें जो आपको समझा रहे हैं कि पुराने लोग ऐसे जी रहे थे। यहाँ पे आपको देखने जैसा है, टॉप रखे हुए हैं, बहुत पुरानी चीजें जिससे सिखाया गया है वो आपको देखने जैसे चाहिए। एक बार किला देख के काफी अच्छा लग रहा है, काफी हिस्ट्री जानने मिल रही है हमें, हमारे बच्चों को भी पता चले कि क्या था और क्या है और किस तरह आगे ये है, वो बहुत अच्छी चीज है।
जो इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। 2 साल पहले ही रिस्टोरेशन के बाद इसे सैलानियों के लिए खोला गया है। ऐसे में यहाँ पर्यटकों के लिहाज से कई सुविधाएं जुड़ी गई हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। एक खास और नई चीज लोग को ये पसंद आ रही है कि यहाँ पे सारी एंट्री और पूरा जो सिस्टम है वो RFID बैंड से चल रहा है, विच मीन्स आप जब आते हो तो आपको विद एंट्री एक RFID बैंड दिया जाता है, वही आपका स्कैन होके एंट्री होता है और वही बैंड आप यूज करते हो। अगर आपको मान लो भूख लगी है, डोसा खाना है या पाव भाजी खाना है, तो वो पेमेंट भी आप RFID बैंड से ही करते हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा के लिए भी ये बैंड बहुत जरूरी हमारे काम आ रहा है। दिवाली की छुट्टी बिताने निकले लोग गुजरात के जूनागढ़ का रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ न सिर्फ प्रकृति की गोद में लोग सुकून महसूस करते हैं, बल्कि यहाँ देखने और महसूस करने के लिए भी बहुत कुछ है। भार्गवी जोशी, जूनागढ़, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते इस्तेमाल की। आज के डिजिटल दौर में AI का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। गूगल पर सर्च करना हो या फिर WhatsApp पर कोई जानकारी हासिल करनी हो, सभी तरह के प्लेटफॉर्म पर AI बेस्ड जानकारी आसानी से मिल रही है। लेकिन अब पढ़ाई लिखाई में AI यूज को लेकर एक अजीबोगरीब कानूनी केस सामने आया है। हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्ट के मुताबिक मामला OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, जहां LLM के एक छात्र ने यूनिवर्सिटी के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। कौस्तुभ शकरवार नाम के छात्र की याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल यूनिवर्सिटी ने याचिकाकर्ता छात्र के एग्जाम असाइनमेंट को AI की मदद से तैयार करने का आरोप लगाते हुए उसे फेल कर दिया। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ के लॉ रिसर्चर रह चुके वकील कौस्तुभ ने यूनिवर्सिटी की अनफेयर मीन्स कमेटी के फैसले को अदालत में चुनौती दी। यूनिवर्सिटी की अनफेयर मीन्स कमेटी ने कौस्तुभ के लॉ एंड जस्टिस इन द ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड कोर्स में एग्जाम ऑनर्स को 88% AI जनरेटेड बताया। कमेटी के फैसले को कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस ने भी सही ठहराया, लेकिन कौस्तुभ की दलील है कि उसने एग्जाम में जो कुछ भी लिखा वो उसका अपना वर्क है। यही नहीं, कौस्तुभ का ये भी तर्क है कि यूनिवर्सिटी की एंटी प्लेजरिज्म पॉलिसीज में ये नहीं है कहीं भी कि AI का इस्तेमाल सही नहीं। फिलहाल हाई कोर्ट ने कौस्तुभ की याचिका स्वीकार कर ली है और यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर मामले में सुनवाई की अगली तारीख 14 नवंबर तय की। कौस्तुभ ने अपनी याचिका में कॉपीराइट एक्ट 1957 का जिक्र करते हुए दावा किया है कि अगर उसने AI का इस्तेमाल किया भी होता तो भी अपने वर्क के प्रिंसिपल ऑथर का कॉपीराइट उसी के पास है। कॉपीराइट एक्ट 1957 के सेक्शन 2D6 में यह स्पष्ट है कि अगर याचिकाकर्ता सॉफ्टवेयर या फिर AI का इस्तेमाल करता भी है, तब भी आर्टिस्टिक वर्क का कॉपीराइट याचिकाकर्ता के पास ही रहेगा। इसलिए कॉपीराइट के उल्लंघन का सवाल नहीं उठ सकता। चूंकि मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए इस मामले में दोनों ही पक्षों ने मीडिया में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन इस अनोखे मामले ने यह बहस जरूर खड़ी कर दी है कि क्या एग्जाम पेपर्स और रिसर्च वर्क करने में AI जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला एक लिटमस टेस्ट की तरह होगा, जो तय करेगा कि आज के हाईटेक युग में AI बेस्ड क्रिएटिविटी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के रूप में कैसे लिया जाए। इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। मेरा ये ख्याल है कि AI एक वैसा प्लेटफॉर्म है जिसका आप यूज अच्छे वे में कर सकते हैं, बट कॉलेज के द्वारा ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल्स रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स भी दिए गए थे कि आप इतना % यूज कर सकते हो, इतना % नहीं कर सकते हो। और ऐसा है कि ये आपके अपने तक है कि आप उसका किस तरीके से आप उसको यूज कर रहे हो। ये मेरे से पहले वाला बैचमेट रहा है और मेरे को नहीं पता है तब का कैसा रहा है। हमारे लिए ऐसा है कि हम लोग कुछ एक सर्टेन नंबर का % रहता है, हम उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते AI को। हमें पूरा का पूरा जो भी हमारा असाइनमेंट रहता है, रिसर्च पेपर या कुछ भी रहता है, वो ह्यूमन मेड रहना चाहिए, मतलब खुद से आपने करा होना चाहिए। तो उसके रिलेटेड ये है कि AI के रिलेटेड ऐसा है कि हाँ आप यूज़ कर सकते हो, AI एक अच्छी चीज़ भी है, बट ऐसा ना हो कि आप पूरा AI के ऊपर ही डिपेंडेंट हो, खुद का काम रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। यूनिवर्सिटी ने ऑब्वियसली थोड़े रीजंस और लिमिटेशंस रखे हैं। यूनिवर्सिटी की भी कोई रीजंस होगी उसको फेल करने की, तो वही कोर्ट को सारे फैक्ट्स अच्छे से देखते हुए मेंशन करना चाहिए कि कैसा यूज ऑफ AI, और एक प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए कि सारे यूनिवर्सिटीज भी कैसे लिमिटेशंस रखें और कैसे असाइनमेंट्स, क्योंकि AI अब तो AI को इग्नोर कर नहीं सकते, AI आ गया है।
तो एआई को यूज ऐसे करना चाहिए कि स्टूडेंट्स का भी यूज हो और स्टूडेंट्स का भी भला हो, और मतलब फेल करना ऑब्वियसली लाइक गलत बात है, बट एटलीस्ट उसको एक और चांस दे और हेल्प द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि एआई कैसे यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए। एआई वो है कि एफिशिएंसी बढ़ाता है हमारे काम में, पर मतलब उसका जैसे उसने अभी केस में दिख रहा है कि ज्यादा यूज किया उसने एआई का, तो मतलब एआई का थोड़ा एफिशिएंट यूज होना चाहिए, और जो लिमिटेशंस यूनिवर्सिटी ने सेट करी है और जो लिमिटेशंस है मैक्सिमम नंबर ऑफ यूज एआई का जितना होना चाहिए, तो उस हिसाब से यूज करना चाहिए। मतलब वही एआई का लिमिटेड यूज होना चाहिए, मतलब अगर उसने मेजरली यूज करा है तो वो दिक्कत वाली बात है। उसका हाई कोर्ट में अपील दायर करने का एक हक था, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उसको फेल नहीं करना चाहिए था, उसकी इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए थी। उसने एआई की मदद ली है या उसके डाटा कॉपी किया है, उसके बारे में उसको पूरा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए यूनिवर्सिटी को, उसको डायरेक्ट फेल नहीं करना चाहिए। इसके बारे में उसने कोर्ट के अंदर अपील दायर की है कोर्ट, क्योंकि उसको पता है कि भी उसने कुछ गलत नहीं किया है, उसने एक एआई की हेल्प ली है। एक एप्लीकेशन जब बनाई है तो उसको हेल्प लेने के लिए तो बनाया गया है। अगर कोई डिक्शनरी है तो बच्चा वो डिक्शनरी से हेल्प लेता। असाइनमेंट एआई एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे उसमें बच्चा उसके हेल्प ले रहा है, उसे पूरा ये तो यूनिवर्सिटी को जांच करनी चाहिए कि उसने पूरा असाइनमेंट वहां से कॉपी किया है या उसकी हेल्प ली है, उसको डायरेक्ट फेल कैसे कर दिया उसने। एआई से हेल्प लेनी चाहिए, और जो उन्होंने फेल करा ये ठीक नहीं है। एआई से थोड़ी बहुत हेल्प लेनी चाहिए, उसको पूरा का पूरा कॉपी करके नहीं वो करना चाहिए असाइनमेंट। पहले जांच करनी चाहिए थी उनको कि ये पूरा का पूरा कॉपी है या फिर इसमें से थोड़ी सी हेल्प लेके उन्होंने वो करा है एंड असाइनमेंट कंप्लीट करा है। प्रयागराज महाकुंभ में गूगल बताएगा रास्ता। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में गूगल नेविगेशन का भी इस्तेमाल हो सकेगा। ये पहला मौका है जब किसी अस्थायी शहर को गूगल नेविगेट करेगा। इसको लेकर गूगल और महाकुंभ मेला अथॉरिटी के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते का सबसे बड़ा फायदा श्रद्धालुओं और साधु संतों को होगा। वो महाकुंभ के दौरान घाट, मंदिर, अखाड़े या किसी भी स्थान पर आसानी से पहुंच सकेंगे। भारत सरकार ने विकिपीडिया से कुछ शिकायतों पर जवाब मांगा। विकिपीडिया पर आरोप लगाया गया कि उसमें काफी पक्षपात और गलत जानकारियां हैं। सरकार ने विकिपीडिया प्रबंधन से पूछा कि उसको मध्यस्थ के बजाय पब्लिशर्स के रूप में क्यों नहीं माना जाना चाहिए। एसबीआई ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए अपने ग्राहकों को एक अलर्ट जारी किया। इसमें कहा गया है कि कुछ लोग एसबीआई के नाम पर नकली संदेश भेज रहे हैं। ये संदेश व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिए भेजे जा रहे हैं। वहीं कुछ संदेशों में लिंक भी शेयर किए जा रहे हैं। लिहाजा एसबीआई ने साफ किया कि ग्राहक ऐसे लिंक पर क्लिक न करें। और अब बात राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई का स्तर 400 के पार पहुंच चुका है, यानी हवा की हालत गंभीर है और प्रदूषण को काबू में करने की सरकारी कोशिशें जारी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के वायु प्रदूषण में पराली के धुएं का बड़ा योगदान है। हालांकि प्रदूषण पर काबू के लिए जगह जगह एंटी स्मॉग गन तैनात है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बावजूद इसके धुंध और धुएं की वजह से राजधानी स्मॉग की चादर में लिपटी है। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली साफ हवा का हक मांग रही है। फिलहाल हालात मुश्किल हैं, लेकिन दौड़ती भागती दिल्ली अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है और सावधानी से धूल, धुएं और धुंध का सामना कर रही है। स्मॉग की वजह से अभी मैं देख रहा हूँ कि हर जगह सुबह सुबह वी कैन नॉट सी द सनराइज बिकॉज ऑफ द स्मॉग। सो इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम एंड वी नीड टू एड्रेस इट। पोल्यूशन से तब परेशानी हो रहा है आदमी को, क्या है वही बीमारी का यह है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। आज राजधानी के दिन की शुरुआत स्मॉग की चादर के साथ होती है। हवा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है, साथ ही प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली की जंग भी तेज होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता अगले कुछ दिनों तक बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी। लिहाजा प्रदूषण से राहत मिलने के आसार फिलहाल नहीं है, यानी साफ हवा के लिए लोगों का संघर्ष अभी जारी रहेगा। 5 नवंबर सुबह 5:30 बजे जो AQI है दिल्ली का एवरेज वो 384 है, यानी खतरे की सीमा से कहीं ज्यादा। अब इस AQI के साथ आप समझ सकते हैं कि दिल्ली समेत पूरे एनसीआर की हवा जहरीली है।
दिल्ली में जो करंट AQI 384 है, यानी कि आनंद विहार से लेकर के बवाना, नांगलोई, रोहिणी, ये जो बॉर्डरिंग एरिया हो जाते हैं, जो दिल्ली को पड़ोसी राज्यों से जोड़ते हैं, उन इलाकों में AQI 400 पार है। और जाहिर है इसका सीधा सा असर ये है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि हवा बेहद जहरीली है। एक तो धुंध धीरे धीरे बढ़ रही है जैसे जैसे ठंड है, ऊपर से मेट्रोलॉजिकल फैक्टर ऐसे कि हवा नहीं चल रही है, 2-3 दिनों से हवा नहीं चल रही है। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है तो जो नमी है उसके साथ जो जहरीले कण हैं, चाहे वो दीपावली के बाद पटाखों से हुए हों, लोगों ने नियम तोड़े, उसके अलावा जो पराली जल रही है पड़ोसी राज्यों में, हरियाणा, पंजाब में, इन सब का असर ये हुआ है कि वो धुआं ठंड और नमी के साथ लगातार नीचे वातावरण में सेटल हो रहा है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप हो, प्रदूषण से खुद को दूर रखें। मास्क और एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें ताकि आपकी सांसों पर संकट न आए। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।